चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रो खत्म कर ही लिया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और छोटा सा टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखें, सबसे पहले तो आपको सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक आपके पास कैसे सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस, और एक कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स जिनमें क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको तो हम कौन से सॉलिड्स बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स। और जिनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल आप ध्यान रखना। अमॉर्फस सॉलिड्स जैसे आपके पास नॉर्मल ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास क्वार्ट्ज ग्लास हो गया। देखो दो होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वार्ट्ज तो क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है बताओ वो कैसा होता है, आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, इनके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, छोटी छोटी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक बड़ा डिफरेंस होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, दीज मेल्ट ओवर और रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक पूरी टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट करते हैं, जबकि जो आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, सॉरी, अमॉर्फस सॉलिड रेंज पे मेल्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन क्या करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होता है। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। क्या होती है, एनिसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी क्या है, देखो आइसोट्रोपी क्या होती है, when the value of physical property, when the value of physical properties remain same in different directions। तो अलग अलग डायरेक्शंस में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम रहे तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी। और ये सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। तो अमॉर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक। मतलब समझें भाई, देखो जैसे अगर मैं एक अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो अमॉर्फस सॉलिड में कोई अरेंजमेंट फॉलो नहीं होता। ये ए है, ए के बाद आया बी, बताओ बी के बाद कौन आएगा, मतलब ए और बी से पहले कंपाउंड है तो बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। अगला बी के बाद फिर से क्या आ सकता है, मान लो चलो ए आ गया, ठीक, फिर दोबारा आगे बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर हो सकता है बी आ जाए, फिर आगे फिर बी आ जाए, फिर यहाँ पर ए बी, इस तरह से कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पैटर्न क्या हो चुका होगा, ब्रेक। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, छोटे डिस्टेंस तक ये ऑर्डर अरेंजमेंट सा लगता है। तो जैसे ये वापस मान लो बी हो गया, ये ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो ये है डायरेक्शन 1 और ये है डायरेक्शन 2। इस डायरेक्शन में देखो बी ए, बताओ आगे कौन आएगा, पता नहीं, कोई पता नहीं। उसके आगे कुछ भी आ सकता है। इधर चलो ए बी, बताओ आगे कौन आएगा, फिर से कुछ भी आ सकता है। तो जब सारी डायरेक्शंस में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, रैंडम है, तो आप सारी डायरेक्शंस को क्या मानकर चलते हो, यहाँ पर सेम। कैसा मानकर चलोगे, जैसे आप एक मार्केट के बीच में खड़े हो, बहुत सारी भीड़ है, आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर, आप रास्ता नहीं जानते, तो आपके लिए सारी डायरेक्शन क्या है, आपके लिए सेम है।
तो जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो हम हर डायरेक्शन को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, सेम। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर होता है। जैसे ये ए है तो बताओ ए के बाद यहां पर कौन मिलेगा, बी, बी के बाद फिर ए, फिर क्या होगा, बी, फिर होगा ए, फिर होगा बी। बताओ यहाँ ए के बाद फिर से क्या आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर से यहाँ गया बी, फिर से यहाँ पे कौन आ गया, ए। इस तरह से फिर यहाँ पर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए और फिर बी। बोले इस तरह चलेगा। अब आप यहाँ पे दो डायरेक्शन लो, एक डायरेक्शन है ये और एक डायरेक्शन है ये डायरेक्शन 1, ये डायरेक्शन 2। बताओ इधर ए बी ए, आगे कौन आएगा, फिर तो यहाँ अरेंजमेंट ए बी टाइप चल रहा है। ये देखो ए, आगे कौन आएगा, ए, फिर आगे, तो यहाँ ए टाइप चल रहा है। बताओ दोनों डायरेक्शन सेम है अलग अलग है, तो दोनों के दोनों डिफरेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब अरेंजमेंट पे तो डिपेंड करती है। तो अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है तो बताओ वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, इज डिफरेंट है। इसीलिए जो आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम नहीं आती है। यहां पर दोनों डायरेक्शन क्या है, यहां रैंडम अरेंजमेंट है, तो हम दोनों डायरेक्शन को क्या लेकर चलते हैं, सेम। और इसलिए यहां पर जो दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या आती है, सेम। तो अभी ध्यान रखना, अमॉर्फस सॉलिड नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं। सही है। उसके अलावा हम अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको किसके नाम से जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। इस पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे घर में जो या कहीं पर भी आप ग्लास विंडोज़ होती हैं उनमें जो हम पैनल फिट करते हैं, तो मान लो आपने आज फिट किया और आपने देखा कि उस ग्लास पैनल के ऊपर के एज और नीचे के एज की थिकनेस सेम है, 8 mm ऊपर का है, 8 mm नीचे का है। अब आप सेलेक्ट हो जाओ, कॉलेज चले जाओ, डिग्री ले लो, नौकरी कर लो 4-5 साल, उसके बाद शादी वादी हो जाए आपकी, ठीक है। फिर वापस आओ, एक दिन ऐसे ही आपके दिमाग में यार ये बहुत साल पहले अपन ने ग्लास विंडो इंस्टॉल की थी, फिर आप इंजीनियर तो हो ही, तो आप क्या करोगे, इनके दोनों की थिकनेस नापो, तो आपको पता लगेगा कि इसकी थिकनेस तो 8 mm ही है, लेकिन इसकी थिकनेस क्या हो चुकी है, 7.982 mm हो चुकी होगी। तो आपने जब इंस्टॉल किया जब दोनों एज की थिकनेस कितनी थी, 8-8। अब अपर एज की थिकनेस क्या हो चुकी है, रिलेटिवली कम। क्यों, क्योंकि ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, वो नीचे की तरफ क्या करता है, फ्लो, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। तो इतने सालों में ग्लास फ्लो करके नीचे आ चुका होगा, इसलिए अपर एज और लोअर एज की थिकनेस में क्या हो चुका होगा, डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है कि डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है जो कि बहुत धीरे धीरे क्या करता है, फ्लो करता है। चलिए, अमॉर्फस सॉलिड्स का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। अब इस चैप्टर में हमें मेनली किससे मिलना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डिपेंडिंग ऑन उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है, ठीक। जैसे एक होते हैं आपके पास आयोनिक सॉलिड्स, क्या होता है, आयोनिक सॉलिड्स। जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो तीसरी कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। और फोर्थ आपके पास होता है मेटालिक सॉलिड्स। तो जैसा पार्टिकल जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट वैसा नाम। आयनिक सॉलिड, बताओ आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होंगे, आयंस। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं आयंस। एग्जाम्पल जैसे NaCl का क्रिस्टल हो गया, जैसे KNO3 का क्रिस्टल हो गया, जैसे MgCl2, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो सॉलिड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक आयनिक सॉलिड बोलेंगे, ठीक।
मॉलिक्यूलर सॉलिड, बताओ यहां कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा? तो यहां कौन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं इनटू पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स, और एक होते हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, जैसे आइस। आइस एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, जैसे CO2 ड्राई आइस, ये एक नॉन पोलर सॉलिड है। वहीं अगर आप सॉलिड SO3 ले लो तो SO3 एक SO2 एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब पोलर मॉलिक्यूल का सॉलिड बनेगा तो वो एक पोलर सॉलिड होगा, नॉन पोलर से बनेगा तो नॉन पोलर सॉलिड होगा, और अगर सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इनके अंदर क्या होता है? लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। एग्जांपल जैसे आपके पास हो गया ग्रेफाइट, एग्जांपल आपका जैसे क्या हो गया? डायमंड, फुलरिन, सिलिका SiO2, ये सभी 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? 3 डायमेंशनल या फिर नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से। फोर्थ, मेटालिक सॉलिड, जितने भी मेटल्स हैं Fe, Mg, कॉपर, जिंक, ये सभी जो सॉलिड फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉलिड्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी। चलिए, इनको सीखने के बाद हमें सीखना होता है यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यूनिट सेल्स क्या होते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लैटिस, व्हाट इज अ लैटिस? जानते हो आप क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखो, क्रिस्टल लैटिस होता है सिंपल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D स्पेस में अगर आप पॉइंट्स को एक रेगुलर फैशन में अरेंज करो तो वो जो अरेंजमेंट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, इनको हम लैटिस पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। जैसे आयनिक सॉलिड है तो लैटिस पॉइंट एक आयन को दिखा रहा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो लैटिस पॉइंट एक आयन मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। सॉलिड CO2 तो हर पॉइंट एक CO2 के मॉलिक्यूल को दिखा रहा होगा। कोवेलेंट सॉलिड है तो हर एक एटम को दिखा रहा होगा। मेटालिक सॉलिड है तो हर एक मेटल एटम को दिखा रहा होगा। तो अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स को एक रेगुलर फैशन में अरेंज करो तो इनको अरेंज करने पर जो अरेंजमेंट बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ये लैटिस पॉइंट्स हैं। लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करने पर जो ज्योमेट्री जनरेट होती है वो क्रिस्टल की ज्योमेट्री कहलाती है। तो इनको कनेक्ट करने पर एक क्यूब जनरेट हो गया। तो बताओ ये कौन सा लैटिस होगा? एक क्यूबिक लैटिस होगा। अगर हेक्सागन बन गया तो कौन सा लैटिस होगा? हेक्सागनल होगा, टेट्रागनल लैटिस हो गया। अलग अलग तरह के लैटिस होते हैं। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो आपके सामने लैटिस की ज्योमेट्री आ जाती है। ठीक, लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट which on repeating in 3D generates the entire lattice। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। यूनिट सेल और लैटिस दिखने में एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। जैसा यूनिट सेल होगा एग्जैक्टली वैसे ही क्या होगा? लैटिस। ऐसा बोलते जैसा लैटिस होगा एग्जैक्टली वैसे ही क्या होगा? यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल लैटिस की छोटी सी जेरोक्स कॉपी है, एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, अभी आप देख भी लोगे। तो पहली बात, क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ, यूनिट सेल क्या हुआ? यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते जाओ तो आपको 3 डायमेंशन में क्या मिल जाता है? पूरा का पूरा लैटिस मिल जाता है। बोले इतनी बात समझ में आती है? अब यूनिट सेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम बेसिकली अभी क्यूबिक यूनिट सेल को लेकर उसके टाइप्स देख रहे हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
सबसे पहला पास होता है सिंपल, या फिर आप उसे बोलते हो प्रिमिटिव। क्या बोलते हो? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो जो भी यूनिट सेल बनेगा उसके सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम होंगे। जैसे क्यूबिक है तो हर क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। अगर हेक्सागोनल है तो हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पर क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। तो हम इस चैप्टर में मेनली क्यूबिक से ही मिलने वाले हैं, इसलिए हम क्यूबिक का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में होगा, पता होगा, और नहीं तो देख लो। इस एक कॉर्नर को कवर करने के लिए आपको टोटल 8 क्यूब चाहिए। तो इस एक बॉल का 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर, तो कॉर्नर वाला एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जब सेकंड सेल आती है वो आती है बॉडी सेंटर्ड। अब देखो चेंज क्या होगा, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, और कहां पर आ जाएंगे, एटम्स एट कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। सही है? तो यहां पर एटम्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर्स के साथ और कहां पर आ जाएंगे, बॉडी सेंटर पर भी आ जाएंगे। सही है? फिर जब पर थर्ड बनेगा वो बनेगा फेस सेंटर्ड। बताओ फेस सेंटर्ड में क्या होगा, हर फेस के सेंटर, तो बना रहा हूं बस मैं ना, लिख नहीं रहा हूं। तो एटम्स कॉर्नर्स पर तो है ही है, और अब कॉर्नर के साथ साथ कहां पर आ चुके होंगे, हर फेस के सेंटर पर भी आ चुके होंगे, लाइक दिस। तो इसको हम बोल देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक और होता है एंड सेंटर्ड। क्या होता है? एंड सेंटर्ड एक्चुअली बनता नहीं है किसी में, इसलिए हम उसको देखते तो नहीं है, बट नाम से आप समझ लो क्या होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कोई भी दो अपोजिट फेसेस पर भी होंगे, कोई भी दो, सारे फेसेस पर नहीं होंगे, सिर्फ किन्हीं दो फेसेस पर होंगे। तो ये कॉर्नर वाले हो गए, और जो दो फेस आपको अच्छे लगते हो उन पर बिठा दो। मुझे तो ये दोनों अच्छे लग रहे हैं तो मैंने इन पर बिठा दी, तो इसको हम बोल देंगे एंड सेंटर्ड यूनिट। बट ये नेचर में नहीं मिलती है, कुछ सिंथेसाइज कंपाउंड्स के अंदर मिलती है, इसलिए हम इसे डील भी नहीं करते, बट आपको नाम से पता होना चाहिए। तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब देखो उसके बाद आपको एक और छोटी चीज देखनी होती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करती है दो चीजें, एक तो होती है एज लेंथ, A, B, C, और दूसरे होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, दो फेसेस के बीच में जो एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो देखो जैसे आप, मैं क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। देखो ये है मान लो अपनी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो ये एज लेंथ है ए, ये है बी और ये है सी। तो ध्यान रखना यहां शुरू होता है, ये होता है अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल कितना होता है, अल्फा। सी और बी, ए के बीच का एंगल कितना होता है, बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है, गामा। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास इंटरफेशियल एंगल्स हैं, और ये एजेस हैं। तो अगर एज की लेंथ चेंज होगी तो भी यूनिट सेल चेंज होगा, यानी क्रिस्टल सिस्टम चेंज होगा, ये यूनिट सेल देख लो। और इंटरफेशियल एंगल चेंज होंगे तब भी यूनिट सेल का टाइप क्या होगा, चेंज होगा। तो आप देखें ये जो एंगल्स और एजेस हैं ये तो मिलकर बनाते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। देखो जैसे ए बी सी तीनों बराबर हैं और सारे एंगल 90 डिग्री है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगा। ए और बी बराबर है, सी अलग है और सारे एंगल 90 है तो वो क्यूबिक टाइप बन जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका क्रिस्टल सिस्टम बदलता है, और हर क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ यूनिट सेल्स के टाइप होंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 14 लैटिसेस बनते हैं। कितने बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। क्या बोलते हैं? तो आओ देखो, उन ब्रेवियस लैटिस से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको उनको याद रखने की मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक दो बार, तो दोबारा भी पूछ सकता है। आप याद रखें सी टोर HMT। क्या याद रखोगे,
सीट और HMT। यहां पे C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, इसे ट्राइगोनल भी बोलते हैं कभी कभी। ये हो गया आपके पास हेक्सागोनल, ये हो गया मोनोक्लिनिक, और ये क्या हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिस्टल सिस्टम। क्या हो गया? क्रिस्टल सिस्टम। अब हम देखेंगे यहां पर एजेस, यहां पर एंगल्स, और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक, इसको इसी सीक्वेंस में लाने का रीजन है ताकि आपको याद हो जाए। अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखो, आप जानते हो क्यूब के लिए A इक्वल टू क्या होता है? B इक्वल टू C। तब आप A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये तो कर सकते हो। इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट कर दो। A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू। देखो यहाँ 2 T है, तो ध्यान रखना दोनों क्लिनिक साथ में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जैक्टली ये आ जाएगा वापस से A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल, दोनों क्लिनिक साथ में आते हैं। चलो समझ में आ गया। इसके बाद एंगल्स, ये तो आप जानते हो क्यूबिक के लिए क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा, 90। इसको एज इट इज कॉपी कर दो, कुछ चेंज नहीं करना एंगल्स में। फोर्थ में भी अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो होते हैं, कर सकते हैं। अब आता है हेक्सागन। हेक्सागन तो आप जानते हो, हेक्सागोनल का एक एंगल कैसा होता है? 20 होता है ना, 120, सॉरी 20 बोल दिया। तो हेक्सागोनल, गो मतलब गामा, हेक्सागोनल में गो आ रहा है ना, और गो से गामा भी होता है, मतलब गा आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर क्या होगा? जो 20 है वो कौन होगा? 120 जो है वो होगा गामा, और अल्फा और बीटा कितने होते हैं? 90 डिग्री। सही है। फिर मोनोक्लिनिक, तो मैंने बताया दोनों क्लिनिक साथ में आते हैं। सॉरी, मोनोक्लिनिक में क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा इक्वल तो होंगे, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं। सॉरी, गलत लिख दिया। इसमें अल्फा और गामा 90 होंगे, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 होगा। समझ रहे हैं? वहां तो 120 है, या 120 के अलावा कुछ और होगा। और ट्राइक्लिनिक में ना तो अल्फा बीटा के इक्वल होगा, ना बीटा गामा के, और ना ही गामा 90 के। तो ये आपके पास लैटिसेस हैं, और इसमें एक नंबर आता है 3241121। यह है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये हो गया क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल हैं? 3, तो 3 लैटिस बनेंगे। टेट्रागोनल में कितने हैं? 2, तो 3, 2, 5 और 9, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर क्या है आपके पास? टोटल 14 लैटिसेस हैं, और इन्हीं 14 लैटिसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए कॉपी करें इसे, फिर देखते हैं अलग अलग यूनिट सेल्स का एनालिसिस करते हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सीखते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर सीखते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। तो देखो एक साथ ही कर लेते हैं। इधर होती है आपकी सिंपल क्यूबिक, यहां पर आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हम प्यार से BC से बुलाते हैं। और थर्ड आएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे आप FCC या फिर CCP भी बोलते हैं। CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है सभी को पता है। यहां पर एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर। तो आप देखें ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और अगर मैं आपको थोड़ा सा 3D व्यू दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देखेंगे कि कुछ इस तरह से एटम्स होंगे। है तो देखो ये एटम्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को,
अगर आप सारे एटम्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाओ तो आपको एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैंने क्यों बनाया, ये दिखाने के लिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे को एज के अलोंग टच करते हैं। मतलब इस एज के अलोंग वाला एटम, ये वाला, ये एक एज बन गया ना, तो एज के अलोंग एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे Z। Z क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एटम आए। तो देखो वैसे तो हर एटम, हर कॉर्नर पर एक एटम है, लेकिन वो पूरा यूनिट सेल के अंदर हर कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 इंटू कितने कॉर्नर है, 8, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बोलो समझ में आ रहा है। BCC, बताओ BCC में क्या डिफरेंस बनेगा, बॉडी के सेंटर पर एक एटम आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये सारे तो कॉर्नर वाले तो रहेंगे। अब एक एटम कहाँ आ चुका होगा, बॉडी सेंटर पर आ चुका होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये एज वाले एटम्स टच कर रहे होंगे या नहीं, क्यों? देखो अब क्या होगा, ये जो बॉडी वाला एटम इनके बीच में घुसेगा, बताओ बीच में घुसेगा तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट करेगा। तो ये चीज आपके समझने की है कि बॉडी सेंटर्ड और FCC में एटम्स डू नॉट टच अलोंग एज। आपको कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी जहां से वो टच कर रहे होंगे, पर यहां टच नहीं करेंगे। कई लोगों को ये नहीं पता होता। तो सिंपल क्यूबिक में टच करते हैं, बाकी किसी और स्ट्रक्चर में टच नहीं करते हैं। चलिए Z निकालें। Z बताओ कितना, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 तो पूरा अंदर है, 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स, फेसेस, हर फेस पे एक एटम होगा। बताओ Z कैसे निकालोगे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हर फेस वाला हाफ कंट्रीब्यूट करेगा 4। तो ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए, हो जाएंगे बीच खत्म होते तक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 4। क्या, एक बॉल बिठा दो इस दीवार पे, सेंटर पे, बॉल का सेंटर दीवार में होना चाहिए। बताओ इस कमरे में कितनी दिखेगी, इस कमरे में आधी, उस कमरे में आधी, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। या फिर नंबर ऑफ टचिंग एटम्स भी निकालते हैं, इसमें से भी बोलते हैं। तो नियरेस्ट नेबर कैसे, वो देखना मैं आपको सिखा देता हूँ। कभी कभी पहला नियरेस्ट, दूसरा नियरेस्ट, तीसरा नियरेस्ट ऐसे पूछ लेता है, तो उसमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने एक एटम फिक्स कर लिया, ये वाला, ठीक है। बताओ इससे ये एटम कितने डिस्टेंस पर है, ए एज लेंथ। ये वाला भी कितने पर है, ए, तो ये सेम ही एटम है। ये वाला भी ए पर है, और कोई है क्या ए पर, नहीं है। अब दूसरा एटम कलर चेंज करता है, ब्लू कलर यूज करता हूं, ये वाला। ये कितने डिस्टेंस पर है, √2a। ये वाला भी वही एटम है, √2a। ये वाला भी वही एटम है, √2a। और अगला एटम कौन दिख रहा है आपको, ये वाला। ये कितने डिस्टेंस पर है, √3a। तो आपके पास 3 डिस्टेंस है, एक a, एक √2a और एक √3a। बताओ सबसे छोटी कौन सी, तो यही नियरेस्ट नेबर है। बोलो समझ में आ रहा है। अब इसका नंबर निकालो। तो ये तो देखो, ये तो एक यूनिट सेल है, इसके पड़ोस में एक और यूनिट सेल होगी, इसके नीचे भी एक यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर भी एक। तो देखो इस यूनिट सेल में एक, पड़ोस वाली में उधर जाएगा 2, नीचे वाली में एक आएगा 3, सामने वाली में आएगा 4, 5 और 6। तो बताओ एक कितने को टच कर रहा है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। बोलो समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये डिस्टेंस a, ये वाली डिस्टेंस √2a, और ये डिस्टेंस बनेगी √3a/2। क्या बनेगी, यहां पर क्या होते हैं, एटम्स जो टच करते हैं, टच अलोंग बॉडी डायगोनल। किसके अलोंग टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो बॉडी डायगोनल हो गया √3a, √3a/2, 1.732 का आधा है 0.85,
तो सबसे छोटी डिस्टेंस वही है। तब आप देखो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनों को टच कर रहा है? 8। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। सही है। यहां पर देखें ये जो फेस वाला है, ये वाली डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होती है और ये सारे सेम डिस्टेंस पर होते हैं ऐसे। तो आप देखो ये वाला एटम 1 2 3 4 तो इस प्लेन में, 1 2 3 4 नीचे वाले प्लेन में, और इसी के ऊपर एक और यूनिट सेल होगा। तो यहाँ पे जो फेस वाले होंगे चारों, उनको भी टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक कितनों को टच करता है? 12। तो बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। बोलो समझ में आता है? तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का कितना होता है? 12। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखें थर्ड, तीसरी हम निकालते हैं इनके लिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए होती है एज लेंथ और आर क्या होती है? रेडियस ऑफ एटम, जिस एटम की आप बात कर रहे हो। ठीक है ना? तो अभी ना हम जो लेटेस पढ़ रहे हैं वो एक ही एटम है। मतलब मान लो Fe का क्रिस्टल है तो ये सारे Fe एटम है। Fe का क्रिस्टल सारे के सारे Fe एटम्स हैं, दो तरह के एटम्स नहीं है, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है? तो सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया ये एज के अलॉन्ग टच करते हैं। तो एज लेंथ A, R प्लस R 2R। तो बताओ A इज इक्वल टू कितना होता है? 2R। यहां पर ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग टच करते हैं। तो अगर आप बॉडी डायगोनल को देखो तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 3 एटम टच कर रहे हैं। और बताओ बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a। तो बताओ √3a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4r। सही है ना? और यहां पे जो एटम्स आपके टच करते हैं, दीज एटम्स टच अलोंग फेस डायगोनल। किसके अलोंग टच करते हैं? फेस डायगोनल के। तो बताओ यहां पर जो 3 एटम्स टच कर रहे होंगे वो डिस्टेंस कितनी होगी? √2a। तो बताओ √2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4r। या फिर a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 2√2r। कर सकते हैं। फोर्थ इज पैकिंग फ्रैक्शन। है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स क्या होगा? Z इंटू 4/3 πr³। भाई एक एटम एक स्फीयर की तरह है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 πr³। Z कितना है? नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो Z इंटू 4/3 πr³ से क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। दिस डिवाइड बाय वॉल्यूम यूनिट सेल कितना होता है? a³। तो देखो सबके लिए Z अलग अलग है, सबके लिए R और A में रिलेशन अलग है। वैल्यूज रखोगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 52.4%, इसका आता है 68% और इसका आता है 74%। ये परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस है। आपको अनऑक्यूपाइड निकालना है तो 100 में से क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ, आपको अनऑक्यूपाइड स्पेस मिल जाएगा। बताओ सबसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सी है? FCC, जिसका कितना होता है? 74%। बोलो कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन A एंड R, पैकिंग फ्रैक्शन, नंबर ऑफ एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कर सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसके बाद जो आपको अगली चीज यहां पर पता होनी चाहिए, दैट इज एक फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। आई होप आपको याद भी होगा। Z इंटू m अपॉन a³ इंटू Na। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, m मोलर मास, A एज लेंथ और Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। तो अब यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। वो आपको डेंसिटी दे देगा। तो चलो क्वेश्चन अपन इस पे करते हैं, पर आप इसे कॉपी करो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं।
चलिए देखें क्वेश्चन, जे एडवांस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि यूनिट सेल है, उसके लिए एजिलिन दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 75, डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर सीसी। बोल रहा है एटॉमिक रेडियस निकालो जिस एलिमेंट का लैटिस है उसकी। एटॉमिक मास दिया हुआ ना, ग्राम में तो निकाल लो आप। इतना ही क्वेश्चन है बस। भाई देखें बड़े आसान सा क्वेश्चन है। जब आप बता रहा था, देखो उसने एजिलिन दे दी, डेंसिटी दे दी, मोलर मास दे दिया, यहाँ से आप निकाल लो Z। Z अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो BCC और 4 आया तो क्या बन जाएगा FCC। 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो बन गया BC। बताओ BCC के लिए √3a = क्या होता है 4R। तो यहाँ से आप R निकाल लो, आंसर आ गया। जे एडवांस 2006 का क्वेश्चन, ठीक है। ये AIEEE 2012 लिथियम फॉर्म BCC विद A = इतना R निकालो तो सेम आ गया। A दिया है, R निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। सेम क्वेश्चन BCC का क्या लिख दिया है, FCC 2 बार आया, 2011 2017, बस डेटा बदल दिया। मतलब एक बार वैल्यू दी है, 2011 में वैल्यू दी, 2017 में A के टर्म्स में आंसर देना था। तो FCC है ना, FCC में किसके अलॉन्ग टच करता है, तो √2a = क्या हो गया 4R। R के लिए क्या आ जाएगी A/2√2। क्वेश्चन खत्म। हाँ एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जैसे आपसे बोलेगा कि एक एलिमेंट है, FCC लैटिस में जा रहा है, एज लेंथ है 200 पिकोमीटर और इसकी डेंसिटी है लेट्स से 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्व नहीं करना। बोलेगा बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन लेट्स से 50 ग्राम ऑफ एलिमेंट, या फिर एक और क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 50 ग्राम। तो दोनों अलग अलग है, सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और भी जगह एंड लगा लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी ठीक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, एलिमेंट है FCC में है, Z की वैल्यू कितनी हो गई 4, एजिलिन दी है, डेंसिटी दी है। बताओ क्या आप यहाँ से इसका मोलर मास निकाल सकते हो। मान लो आ गया 20, मानने में क्या जा रहा है, आ गया। तो इसका मोलर मास 20 है। अब तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 50 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स, तो 50 / 20 मोल्स इंटू Na। तो आप देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 4। FCC है ना, तो 4 एटम्स बराबर एक यूनिट सेल। बताओ एक एटम बराबर 1/4 यूनिट सेल। तो आपके पास कितने एटम्स है, 5/2 Na एटम्स। तो इसका मतलब
1/4 into 5/8 Na यूनिट सेल्स, 5/8। समझ में आ रहा है? तो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो बहुत आसान है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसमें आपसे ऐसे ही खेलेगा, इससे ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। Z पूछ लेगा, M पूछ लेगा, डेंसिटी दे देगा, ये सब दे देगा, यहाँ दिया तो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल लो, उसके बाद जो पूछा आप लोग उससे सॉल्व कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। पहली सीरीज ऑफ क्वेश्चन यहीं से बनती है। इसी में सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और बनते हैं आपके। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक पहले ये सिंपल टाइप है, फिर इनको आगे चल के जब वॉइड्स पढ़ेंगे तो उसमें और मिक्स करेंगे। बोलेगा कि दो एटम्स हैं, X जा रहा है कॉर्नर्स पर और Y जा रहा है फेस सेंटर्स पर, बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला। तो बता दो, X कॉर्नर पर जा रहा है ना, X का नंबर हो गया 8 × 1/8, Y फेस पर जा रहा है ना तो 6 × ½ कंपाउंड का फॉर्मूला X/3। ये तो फ्री क्वेश्चन है, लॉटरी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पूछता है ऐसे क्वेश्चन। कर सकते हो ना? मैं आपको पोजीशन बता दूंगा, आप मुझे नंबर बता देना। फिर अभी वॉइड पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो वहाँ पर बात कर लेंगे और इसके बारे में। चलिए, इसके बाद हम सीखते हैं पैकिंग। क्या सीखते हैं? पैकिंग ऑफ एटम्स। तो जब हम पैकिंग ऑफ एटम्स करते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम स्फीयर्स की पैकिंग कर रहे हैं, मतलब हम एटम को स्फीयर मान के चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में पैकिंग का एक ही तरीका है, ऐसे एक लाइन में अरेंज कर दो, ठीक। 1D के बाद हम पहुंचते हैं 2D में। कहाँ पहुंचते हैं? 2D। तो 2D के अंदर क्या होता है? अब 2D में आप लेयर के ऊपर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप 2D में पैकिंग करते हो तो दो तरह की पैकिंग बनती है। या तो पहली लेयर के ऊपर जब आप दूसरी लेयर रखोगे तो उनके एटम्स एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या हो? नीचे हो, लाइक दिस। और दूसरा तरीका क्या है? जो दूसरी लेयर के एटम्स हैं वो पहली लेयर के एटम्स के गैप्स में आए। समझ पा रहे हैं? तो अगर इस लेयर का नाम है A, तो इस लेयर का नाम भी क्या होगा? A, इसका भी क्या होगा? A। ये A, तो इसका नाम क्या होगा? B, इसका क्या होगा? A। तो इस तरह से दो तरह के एटम्स बनते हैं, A टाइप और AB टाइप। अगर आप A टाइप में कोई भी एक एटम को देखो और उसको टच करते हुए एटम्स के सेंटर्स को मिलाओ तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? यहां पे अगर आप सेंटर्स को मिलाओ तो आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, कहीं रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6 ही तो है, बन क्यों नहीं रहा? डायरेक्ट जोड़ दिया आपने, वो उधर वाला। अच्छा, ये सही ना? हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखे ना, वो बहुत शातिर है, कभी कभी वो आपकी भावनाओं से खेल जाएगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, 3D में नहीं है। किसमें है? तो 2D में जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और जब हेक्सागोनल होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? हाँ, वॉल्यूम होता है 3D में, अभी हम कहाँ पर हैं? 2D में। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एटम 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 और 1 ही पूरा, तो 2 एटम हो गए। तो 2 × 4πr² डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर यूनिट सेल है, इसकी एज लेंथ निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं ना? खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसे बता रहा हूँ। अब आती है 3D। तो जब हम 3D पैकिंग यूज़ करेंगे, 3D पैकिंग बनाएंगे, तो बताओ 2D लेयर को यूज़ करेंगे। तो उसमें पहला तरीका हमारे पास क्या होता है? यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। कौन सी लेयर यूज़ कर रहे हैं? स्क्वायर क्लोज पैक, यानी ये वाली। अभी आप इसको टॉप व्यू देख रहे थे, अब इसको हम सामने से देखते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। तो पहली लेयर स्क्वायर क्लोज पैक वाली, ठीक है। ये आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और भी अच्छी बात है, एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। दूसरी लेयर का आइटम जस्ट इसके पीछे ही होगा, ये भी पहली लेयर 2D। ऐसे बहुत सारे आइटम होंगे, इसी के ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूंगा,
दूसरी लेयर भी स्क्वायर लेयर है, सही है। फिर इसके ऊपर अगली लेयर, तो बताओ ये लेयर का नाम अगर ए है तो इस लेयर में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं है, वो कलर मैंने अलग यूज कर लिया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से कोई भी एटम्स उठा लूँ जो आपस में टच कर रहे हो और इनके सेंटर्स को मैच करूँ, तो यहाँ एक क्यूब बन रहा है, यहाँ पर भी एक क्यूब बन रहा है, और इनको कनेक्ट कर दो तो क्या बन रहा है? देखो हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम प्रेजेंट है। मतलब ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? सिंपल क्यूबिक। क्या हो गई? तो आपको याद क्या रखना है कि अगर 3D में ए टाइप अरेंजमेंट को फॉलो किया जाए तो कौन सा लैटिस जनरेट होता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? बोलो, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी को? चलिए, अब हम यूज करने वाले हैं हेक्सागोनल लेयर को। किसको? मैं आपको सब क्यों सिखा रहा हूं? कई बार वैसे इनके चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन पूछने के, बट आपको पता होना चाहिए कई बार लेयर्स में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और दिखा हुआ है आपका एक बार क्या कैसे अरेंज होता है, तो हल्का फुल्का आइडिया आपको रहने वाला है। अब हम यूज करेंगे हेक्सागोनल लेयर्स। कौन सी लेयर? सो यूजिंग हेक्सागोनल लेयर्स, अब इसमें देखो आप, हम पहले क्या करेंगे? प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। तब हम पहली लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रखने वाले हैं? दूसरी लेयर रखने वाले हैं। देखो कैसे रखेंगे लेयर को। पहले पहली लेयर यूज करते हैं हेक्सागन वाली, ध्यान से देखना। तो ये पहली लेयर है, क्योंकि हेक्सागोनल लेयर है, अगला एटम बीच में होगा। और जो पीछे वाला एटम होगा बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट के जैसा होगा। और दिखाई दे रहा है? तो एक हेक्सागोनल लेयर है, देखो एक को 1 2 3 4 5 6 टच कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर रखूंगा। तो दूसरी लेयर के लिए मैं कलर थोड़ा सा अलग यूज कर रहा हूं। अब वो लेयर भी क्या होगी? ऐसी होगी। अगली लेयर के जो एटम्स होंगे वो इनके बीच में आ रहे होंगे यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा 3D व्यू है, समझने की कोशिश करना। लाइक दिस। ये भी तो एक हेक्सागोनल लेयर है, इसका भी 3D व्यू बना लेते हैं। बहुत आगे चला गया, लाइक दिस होगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। एक तो ये वाली जगह, और एक ये वाली जगह। ठीक है, दो अलग अलग कलर यूज किए, ग्रीन और येलो मैंने। यहां पर क्या हो रहा है? देखो 3 एटम्स के बीच में चौथा एटम आ रहा है, तो बीच में खाली जगह क्रिएट हो रही है, वॉइड। यहां पर भी 1 2 3 पीछे वाले 3 एटम, और 1 2 3 ऊपर वाले 3 एटम। नीचे वाले 3 एटम्स के बीच का गैप, ऊपर वाले 3 एटम्स के बीच का गैप मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक खाली जगह क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से जब हम पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो 2 तरह की वॉइड्स जनरेट होती हैं। कितने तरह की? ये जो ग्रीन वाली वॉइड्स हैं इनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन सी वॉइड्स? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो येलो वाली हैं इनको हम लोग कौन सी बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस तरह से हमें 2 तरह की वॉइड्स मिली। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनती हैं? जब एक लेयर के 3 एटम्स, कितने एटम्स? एक लेयर के 3 एटम्स के ऊपर दूसरी लेयर का एक एटम आ जाए। तो इसमें क्या होगा? नीचे वाले लेयर के 3 एटम तो ट्रायंगुलर बेस बनाएंगे,
और जब इसके सेंटर से मिलाओगे तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा, इसलिए हम इसे कौन सी वर्ड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड। बताओ अगर कोई एटम इस टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर आके बैठ जाए तो वो कितने एटम्स को टच कर रहा होगा? 4। तो टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनती है ये ध्यान से देखना, जब एक लेयर के 3 एटम्स के बीच का गैप और दूसरी लेयर के 3 एटम्स के बीच का गैप, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहली लेयर के एटम से जो ट्राइंगल बनेगा और दूसरी लेयर से जो ट्राइंगल बनेगा उनके अपेक्स क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। ये वर्टेक्स इधर है ना, तो ऊपर लेयर का इधर आना चाहिए। तो मतलब ऊपर लेयर के एटम्स कौन से होंगे? 3 ऐसे वाले, जस्ट अपोजिट रखे हुए, लाइक दिस। जब आप इन तीनों के सेंटर को मिलाओगे तो देखो जो 2 ट्राइंगल उनका अपेक्स अपोजिट डायरेक्शन में, अब आप इनको मैच कर दो तो इनको जब आप मिलाओगे तो आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम इसे कौन सी वर्ड बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रन। बताओ अगर एटम यहाँ बीच में आके बैठ जाए तो वो कितनों को टच कर रहा होगा? 6। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अगर दोनों की वर्टेक्स सेम डायरेक्शन में हो गई तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसे वॉइड बोलेंगे, पर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जरा ध्यान से देखें, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये वही है, पर आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो। कौन सा व्यू देख रहे हो? देखो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा और ये चौथा, ये तो ये बेस बना रहा है। ये ब्लू वाला एटम ऊपर वाला है और पीछे व्हाइट वाला एटम ये वाला है। देखो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं? तो ये ऑक्टाहेड्रन आप अच्छे से जानते हो, इसलिए हम इसको कौन सी वर्ड बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। कोई डाउट? एक चीज आप याद रखना, अगर किसी पैकिंग के अंदर n एटम्स हैं, n एटम्स इन पैकिंग, तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है वो होती है 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती है ना वो होती है n। कितनी होती है? n और 2n। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? n। समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं थर्ड लेयर। क्या रखते हैं? ये तो हमने क्या करा था, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी थी, अब हम सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं थर्ड लेयर। सो प्लेसिंग सेकंड लेयर, सॉरी थर्ड लेयर ओवर हम क्या करते हैं? सेकंड लेयर। ऐसे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या तो मैं सारी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करूं, या फिर दूसरा मेथड मेरे पास क्या होता है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो ये डिटेल में मैं आपको थ्योरम पढ़ाता हूं और अभी ज़रूरत नहीं है, आइडिया दे रहा हूं। एक चीज़ बताऊंगा वो याद रखना, आपसे वो पूछेगा तो उसका आंसर आप दे देना। हमने क्या किया था, देखो पहली लेयर बनाई, पहली लेयर का ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी। अब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को सिर्फ कवर कर रहा हूँ, ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ढक रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक लेयर लोगे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाएगी, दूसरी लेयर का एक एटम नीचे से इसको कवर कर रहा होगा, और ऊपर वाली लेयर का एटम इसको ऊपर से कवर कर रहा होगा। तो देखो इस तरह से वॉइड कवर हो जाएगी। तो ये एक्चुअली दोनों ही हेक्सागोनल लेयर का पार्ट है। मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ, आप चाहो तो पूरी बना सकते हो। देखो ऐसे ये एक हेक्सागोनल लेयर बन गई, ये खुद भी एक हेक्सागोनल लेयर का ही पार्ट है। दिख रहा है आपको? तो ये सेंट्रल एटम है इस लेयर का, तो सारा कचरा तो छोड़ो। तो इस तरह से बताओ, अगर मैं इस लेयर को बोल दूं A, तो बताओ ये लेयर क्या बनेगी? B। ये लेयर क्या बनेगी? A। इसके ऊपर फिर से एक और टेट्राहेड्रल वॉइड बना दो, तो बताओ ये लेयर फिर से क्या बन गई? B। तो इस तरह से 3 डायमेंशन में क्या होगा? AB AB टाइप अरेंजमेंट बनेगा। क्या बनेगा? AB AB टाइप। अब देखो मैं इसको हेक्सागोनल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? हेक्सागन में। तो ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाली लेयर है ये हेक्सागोनल लेयर का एक पार्ट है, कुछ है इस तरह से। कलर स्कीम सेम रख रहा हूं ताकि आप विजुलाइज कर पाओ। तो ये सेंट्रल एटम है मेरा, ये जो ऊपर 3 एटम्स मिलकर वॉइड बना रहे हैं ये दूसरी लेयर का पार्ट है।
है। फिर इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसी एक और हेक्सागोनल लेयर होगी, ये उसका सेंट्रल एटम है, होगा। अब आप देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, इधर से ये एटम कवर कर रहा है, ये एटम। तो अगर आप इसके कॉर्नर सेंटर्स को मिलाओ तो आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मिलाओ तो आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब इन सबको कनेक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या मिलेगा? तो AB टाइप जब 3D में अरेंज होता है तो आपको जनरेट होता है HCP यूनिट सेल। क्या बनता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल। आपको दिख रहा है अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, अरेंजमेंट बनाऊं, तो यहां पर एक हेक्सागन ऊपर होगा, एक हेक्सागन कहां बनेगा? नीचे। हेक्सागन के हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा, और देखो ये सब टच भी कर रहे हैं एक दूसरे को। और उसके अलावा ये 3 एटम्स यहां बीच में फंसे हुए होंगे, और साथ साथ देखो हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम है। तो इस तरह से हेक्सागन यूनिट सेल आपके पास बनेगा। अब अगर मैं यहां पर Z निकालूं तो Z कितना होगा? देखो ये एक हेक्सागन है, मैथ्स आपको आती है, एंगल 120 है, तो इस प्लेन में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 360। 120 ये हो गया तो टोटल 120 ये, 120 ये, यानी 3 हेक्सागन यहाँ आ सकते हैं। ये 3 हेक्सागन आके इस बॉल को आधा कवर कर लेंगे, तो बाकी का आधा ऊपर वाले 3 करेंगे। तो बताओ एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/6। सही है। कितने कॉर्नर्स हैं? 12। सो 12 इंटू 1/6 प्लस ये दोनों फेस वाले हैं, सो 2 इंटू 1/2 प्लस ये तीनों तो पूरे अंदर हैं, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 6। तो सिंपल क्यूबिक का Z कितना होता है? 1, BCC का कितना होता है? 2, FCC का कितना होता है? 4, और HC का कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप देखो ये वाला देख लो, ये इसको 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 ऊपर वाले यूनिट सेल में भी होंगे ना 3 एटम में से। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इसका आता है 74%, सेम FCC के बराबर। एक और चीज आपको याद रखनी है, हाइट ऑफ यूनिट सेल H की होती है 4R इंटू √2/3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आती मैथ से बट जरूरत नहीं है, बस याद रखनी है। तो ये आपके पास HCP यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन है, मतलब HCP यूनिट सेल है। HCP यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन FCC के बराबर ही आता है, बस Z अलग होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है? सेम। और एक आपको ये हाइट का फॉर्मूला याद रखना है। ये तो हमने कौन सी वॉइड कवर की है? टेट्राहेड्रल। इसी तरह जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हैं तो आपके पास अरेंजमेंट आता है ABC टाइप। कौन सा आता है? ABC टाइप। तो बना नहीं रहा हूं मैं, आप चाहो तो NCERT में देख लेना, याद इतना रखना आपको। उससे आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है उसे हम बोलते हैं CCP। CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? FCC। क्या बोलते हैं? FCC। तो याद क्या रखना है? 3 डायमेंशनल में अगर AAAA टाइप अरेंजमेंट चला तो सिंपल क्यूबिक मिलेगा, AB टाइप चला तो HCP मिलेगा, ABC टाइप चला तो FCC मिलेगा। बोलो कर सकते हैं? याद रख लोगे? चलिए कॉपी करें। उसके बाद देखते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC क्रिस्टल, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए फिर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लोगों को ये पता होगी, नहीं पता हो तो ध्यान रखना। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC लेटर्स। देखो BCC में और सिंपल क्यूबिक में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं होती हैं, ठीक है। किस में होती है? FCC। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था ना N वाला, ये वाला, ये उन पर एप्लीकेबल है जिनमें वॉइड होगी। अब आप बोलो सिंपल क्यूबिक में आप लगा दो, सिंपल क्यूबिक में है ही नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कहाँ से लगा दोगे? BCC में नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो, FCC में होती है, HCP में होती है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ वॉइड होगी। बड़ा ही आसान है पहचानना। तो ये मान लो आपके पास एक
सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो यहां कॉर्नर पर एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उसके अलावा फेस पर होता है। तो मैं क्या सारे एटम नहीं दिखा रहा हूं आपको, पहले हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। किसकी? तो आप देखो ये एक एटम, अच्छा टेट्राहेड्रल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 एटम्स चाहिए एक प्लेन में, और उनके ऊपर क्या आना चाहिए, चौथा एटम आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस वाले फेस का एक एटम, इस वाले फेस का, सामने वाले का इसका, और एक नीचे वाले फेस का एक एटम, इन तीनों को ले लिया। देखो तीनों मिलकर ट्राइंगल का बेस बनाएंगे, और ये जो कॉर्नर वाला एटम होगा ये इनके एग्जैक्ट बीच में आके बैठेगा, और इस तरह से आपको क्या मिलेगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। समझना चाह रहे हो? रूम देखते हैं। ये ऊपर वाले फेस का एक एटम, इस वाले फेस का एक एटम, और इस वाले फेस का एक एटम, तीनों एडजेसेंट फेसेस का, ठीक है। इनको मिलाओ तो एक ट्रायंगल बेस बनेगा, और वो कॉर्नर वाला एटम क्या आएगा, इनके बीच में आएगा। तो ये 3 फेसेस के एटम जो एक ही पॉइंट कॉर्नर, ये वाला फेस, ये वाला फेस, और ये नीचे, हाँ ये वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। ऐसे देखो यहाँ इससे एक फेस तो ये वाला होगा, इस कॉर्नर से एक फेस ये वाला होगा, और इस कॉर्नर से एक फेस कहाँ होगा, वो पीछे वाला होगा। इन तीनों को मिलाने से ट्रायंगुलर बेस बनेगा, और ये एटम देखो उनके बीच में आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट ईच बॉडी डायगोनल। तो हर बॉडी डायगोनल पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3a, तो इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट्स पर, ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a/4 कॉर्नर से, ये भी कितनी हो जाएगी, √3a/4। समझ पा रहे हैं? इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? भाई मुझे 4 एटम्स चाहिए जो एक प्लेन में हो, एक एटम उसके ऊपर, एक एटम उसके नीचे। तो देखो इनसे ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। चलो ढूंढते हैं यहां पर ऐसा कोई अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो ये एटम कॉर्नर वाले, ये फेस सेंटर वाला, ठीक है, इधर नीचे भी एक फेस सेंटर पर एटम रहेगा। अच्छा इसका पड़ोसी यूनिट सेल बना लो, उसके फेस पर भी एक एटम रहेगा, इसके ऊपर वाला यूनिट सेल उसके फेस पर भी एक एटम रहेगा। तो देखो ये कंडीशन को पूरी कर रहे हैं। ये चारों मिलकर स्क्वायर प्लेन बना लेंगे। ये ऊपर वाला 4 फेसेस और ये नीचे वाला भी 4 फेसेस बनाएगा। तो इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर आएगा इसके एज पर। कहां पर आएगा? तो 1 octahedral void at the center of each edge प्लस, अब आप सारे फेस वाले बना लो। तो देखो ये फेस वाले मिलाओ, स्क्वायर बेस, एक ऊपर एक नीचे। तो इसके अलावा कहां पर आएगा? 1 octahedral void at द सेंटर ऑफ क्यूब। सही है। अब आप देखो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालें तो हर एज के सेंटर पर, कौन सेंटर पर? एज के सेंटर पर। तो जो एज वाला है ना वो 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। कितना बताओ? एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। सो 12 × 1/4 प्लस बॉडी सेंटर वाला तो पूरा पूरा अंदर होगा 4। यहां देखो एक बॉडी डायगोनल पे कितनी वॉइड थी? 2। बताओ एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? वेरी गुड, नाक कटवा के आओगे। जीवी सर के नाक कटवाओगे आप? कितनी? 4। तो 4 × 2 कितने हो गए? 8। तो आपके पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। बोलो बात समझ में आ रही? तो फॉर्मूला याद है n और 2n वाला। बताओ एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई? 8। और ऑक्टाहेड्रल कितनी हो गई? 4। कोई डाउट? कर सकते हैं।
किसी को दिक्कत है इसके अंदर? तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टेल वॉइड्स को लोकेट कर सकते हो। और अब एक बार आपने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टेल वॉइड देख ली तो आप एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं एक क्रिस्टल है जिसमें ए बना रहा है FCC, बी जा रहा है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में और सी जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला। अब ऐसे खेलता रहेगा, किसी का नंबर बदल देगा। बताओ ए FCC बना रहा है, ए का नंबर कितना हो गया 4, बी जा रहा है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 1/4 इंटू 8 और सी जा रहा है सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया AB2C, 4 से कैंसिल कर दो, नहीं सॉरी A2BC2, ये 2 बचेगा ना, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि एक लैटिस है उसमें X पैकिंग बना रहा है, Y 3/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है और Z हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला। अब बताओ X पैकिंग बना रहा है, बता ही नहीं कौन सी, तो मत बताने दो, N। तो बताओ Y 3/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 2N और Z हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी N। N N N गया, ये 3/2 पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, X2 Y3Z। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कभी कभी ऐसा बोल देगा एक एटम, एक कंपाउंड है, X बना रहा है FCC, Y जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। फिर बोलता है कि ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। बॉडी डायगोनल के अलोंग सारे एटम्स को रिमूव कर दिया है। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, X क्या बना रहता है FCC, तो X में एटम्स कॉर्नर पर भी थे और फेस सेंटर पर, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग कॉर्नर वाले सब चले गए होंगे। तो अब लोग क्या करते हैं, पूरा एटम गायब करते हैं। अब कॉर्नर वाला गया है तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब कॉर्नर पर कितने बचे हैं 6 इंटू 1/8 ये आ गया, प्लस फेस वाले तो नहीं छेड़े ना, तो फेस के एटम एज इट इज 6 इंटू 1/2। तो अब X का नया नंबर आ जाएगा आपके पास, ये कितना हो गया 3 प्लस 3/4। X कितना हो गया 3 प्लस 3/4 15/4। X आ गया 15/4। Y टेट्राहेड्रल वॉइड थी, बॉडी डायगोनल पे एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड थी 2, तो आपने 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हटा दी, हटा दो, बाकी कितनी बची 6। वो तो पूरी अंदर ही है ना, तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, X5 Y8 ये आपके कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप हिसाब लगाएं और आप कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हो। कोई दिक्कत? समझ में आता है? चलिए, तो इस तरह से हम एक यूनिट सेल को एनालाइज करते हैं और आप इन तरह के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्रेक लेते हैं एक, उसके बाद मिलते हैं, फिर सीखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स और फिर हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में जो कि सॉलिड्स के अंदर आपको मिलते हैं। चलिए, तो अब मूव करते देखिए अगले पार्ट के ऊपर। इस चैप्टर से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और उसके ऊपर ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें ऑल्दो बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, इसको समझ लो एक बार, फिर वैल्यू जो याद रखनी बड़ी आसान होती हैं। क्या होता है, जब भी कोई पैकिंग बनती है तो जो स्मॉलर आयन होता है ना, स्मॉलर आयन, 2 तरह के आयन होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो इन जनरल जो आपका लार्जर आयन होता है वो तो बनाता है पैकिंग, ठीक, और जो छोटा आयन होता है वो क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज वॉइड्स। ये जनरल रूल होता है, जो छोटा आयन होगा वो वॉइड्स में जाएगा, मतलब जो बीच में स्पेस बनता है, और जो बड़ा आयन होता है वो क्या बनाता है, पैकिंग। तो जैसे मेरे पास, मैं आपके सामने कुछ अरेंजमेंट शो कर रहा हूँ, ये एनायंस हैं, एनायन एनायन एनायन, और जो कैटायन है वो जस्ट इसको टच कर रहा है, तीनों एनायंस को। एक और अरेंजमेंट है, सेम एनायंस है,
लेकिन कैटायन इतना छोटा है कि वो एनायंस को टच नहीं कर रहा, ठीक। और एक केस एनायन का साइज रिलेटिवली बड़ा है, सॉरी कैटायन का, तो जब वो इन एनायंस के बीच में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वॉइड को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। तो तीन एनायंस के बीच का गैप था, कैटायन थोड़ा बड़ा हो गया तो बीच में जब घुसा तो उसने एनायंस के बीच में क्या क्रिएट कर दिया, गैप क्रिएट कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा अरेंजमेंट स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। तो आप देखें यहां पर तीनों एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, और साथ ही साथ जो कैटायन है वो भी तीनों एनायंस को टच कर रहा है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये होती है लिमिटिंग कंडीशन। क्या होती है, यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, इसलिए ये अरेंजमेंट रिलेटिवली कैसा होता है, स्टेबल। अगर आप यहां देखें तीनों एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बताओ एनायंस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन कैटायन एनायंस को टच, तो यहाँ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिपल्शन है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैसा होगा, अनस्टेबल, ये टिक ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे। ये यहाँ देखो कैटायंस और एनायंस टच कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन, रिपल्शन बहुत ही कम है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है, तो ये अरेंजमेंट भी रिलेटिवली कैसा होगा, स्टेबल। लेकिन अगर कैटायन और बड़ा हो गया तो पूरी वॉइड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा वो, तो कैटायन बैठ तो जाएगा और एक तरह से पैकिंग ही बन जाएगी। फिर क्या होगा, वो उस वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा, उसने वॉइड को डिस्टॉर्ट कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, तो इस कंडीशन में वॉइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वॉइड डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है, कैटायन एग्जैक्टली वॉइड के अंदर जाकर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो कौन सा कैटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ये कैटायन और एनायन के साइज के रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर कैटायन बहुत छोटा हो गया तो वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, अगर कैटायन बहुत बड़ा हो गया तो वॉइड को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से एक कैटायन कौन सी वॉइड में जाएगा, ये कैटायन और एनायन की साइज के रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, RC/RA। क्या बोलते हैं, तो कैटायन और एनायन की साइज का वो रेशियो जिसके अंदर कैटायन उस वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। आपको इसके रिगार्डिंग ये टेबल याद रखनी है। अगर RC/RA की वैल्यू 0.155 से कम है तो जिस वॉइड को कैटायन ऑक्यूपाई करेगा उसे हम बोलते हैं लीनियर वॉइड, और लीनियर वॉइड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कितना होता है, 2। सिमिलरली अगर RC/RA की वैल्यू, यहां ध्यान रखना इक्वालिटी कहां पर आ रही है, अगर RC/RA की वैल्यू 0.155 के इक्वल है और 0.225 से कम है तो ये कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ट्राइंगुलर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3। सिमिलरली RC/RA की वैल्यू अगर 0.225 के इक्वल है और 0.414 से कम है, ऐसी वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4। मतलब कैटायन कौन सी वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल में। अगर RC/RA की वैल्यू 0.414 के इक्वल हो और 0.732 से कम हो तो कैटायन कौन सी वॉइड में जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और वहां उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। सिमिलरली अगर RC/RA की वैल्यू 0.732 के इक्वल हो और 1 से छोटी हो तो आपका कैटायन जाता है क्यूबिकल वॉइड में, मतलब क्यूब के सेंटर पर, और वहां उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, और अगर RC/RA की वैल्यू 1 हो जाए तो आपके पास बनती है आइडल FCC स्ट्रक्चर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। तो ये आपको रटना पड़ेगा, और इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है ऐसे। मैं आपसे बोलूं मेरे पास Na+ है, उसकी रेडियस है 180 पिकोमीटर, और मेरे पास Br- है, उसकी रेडियस है 350 पिकोमीटर, या चलो तो ज़्यादा हो गया, 240 पिकोमीटर। बताओ Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप RC/RA निकालोगे। सो 180/240, 6 3 18, 0.75। बताओ 0.75 कौन सी रेंज में आ रहा है, यानी ये क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। बोलो कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे आपको, डायरेक्ट
ठीक है, कैटायन आयन की साइज दे देगा और बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप लिमिटिंग रेडियस रेशियो से बता सकते हो। चलिए, ये सीखने के बाद कि कौन सा कैटायन कौन सी वॉइड में जाएगा, हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो यहां पर स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारी होती हैं, पर मेनली आपको दो याद रखनी होती हैं। सबसे पहले तो होती है रॉक सॉल्ट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हो, NaCl टाइप। तो अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कंपाउंड है AB, उसकी NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो जो अरेंजमेंट NaCl का होता है एग्जैक्टली वो अरेंजमेंट किसका होगा, AB का भी होगा। तो रॉक सॉल्ट NaCl टाइप में क्या होता है, Cl- तो बनाता है FCC लैटिस। क्या बनाता है? और Na+ आयंस कहाँ जाते हैं? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। कहाँ पे जाते हैं? तो अगर हम NaCl का लैटिस बनाएं तो उसके लैटिस में क्या होगा, बताओ। Cl- आयन कहां पर प्रेजेंट होंगे? सारे कॉर्नर्स पर और सारे फेस के सेंटर्स पर होंगे ना। और Na+, बताओ, ऑक्टेल वर्ड एक तो सेंटर पे होती है और बाकी हर एज के सेंटर पर क्या होंगे, Na+ आयंस प्रेजेंट होंगे। सिखाई थी ना लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हर एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और एक बॉडी सेंटर पर होती है। अब अगर मैं निकालूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ निकालते हैं। बताओ, ये Na+ है बीच में, इसको कितने Cl मैंने सराउंड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- कितना हो गया? तो बताओ, Cl- है ना, कहां से देखोगे बताओ? यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लो। एक Na+, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक जाएगा ऊपर, वो भी कितना होता है? 6। इसको हम बोलते हैं 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 6:6 यानी कितना हो गया? 1:1। इसलिए इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 6:6 का नहीं क्या 1:1 कर दो, तो फिर 6:6 बोलने का मतलब ही कह रहा 6:6 टाइप बोला है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। बस इससे ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका फॉर्मूला NaCl कैसे आया? नंबर निकाल लो। बताओ नंबर ऑफ Na+। Na+ जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो हर एज के सेंटर पर होगी 1/4 × 12 प्लस 1 अंदर होगी 4। बताओ नंबर ऑफ Cl- आयंस, FCC बना रहा है ना, 4 होता है। तो बताओ टोटल Na+ कितने? 4। Cl- कितने? 4। तो टोटल कंपाउंड कितने हो जाएंगे? NaCl4। यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक यूनिट सेल में कितने NaCl की यूनिट आएंगी? 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट आएंगी। क्या आएंगी? फॉर्मूला यूनिट। जैसे अपन बोलते हैं ना H2O का एक मॉलिक्यूल, तो H2O कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके लिए मॉलिक्यूल बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। तो NaCl के एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट होंगी? 4। बोलो, समझ में आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ही लिया। फिर निकालते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस, कैटायन और एनायन। तो यहां पर आप ध्यान देना कि कैटायन एंड एनायन टच अलोंग एज, क्योंकि देखो ये Cl-, ये Cl-, ये Na+, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखो ये Cl- होगा, यहां बीच में Na+ होगा और फिर से Cl- होगा, और ये क्या कहलाएगी? एज लेंथ A। बताओ एज लेंथ A किसके इक्वल होगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। सही है। और लास्ट चीज आती है पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ। अब यहां पर दो तरह के एटम्स है, कैटायंस है और, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कैटायंस इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ कैटायन क्यूब, नंबर ऑफ एनायंस इंटू 4/3 पाई RA क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। कर सकते हैं? तो बाई चांस पूछ ले कभी तो आप यहां से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो।
तो ये थी आपकी पहली टाइप। अब बस अब पता है आपको आज के बाद, किसी ने बोल दिया NaCl टाइप, तो उसके अंदर एनायन क्या बनाएगा, FCC लैटिस, और कैटायन क्या बनाएगा, कैटायन कहाँ पर जाएगा, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये उड़ा दूं ना। इसके बाद जो दूसरा आपके काम में आता है सबसे ज्यादा, वो होता है CSCl टाइप। कौन सी होती है, CSCl टाइप स्ट्रक्चर। CSCl में क्या होता है, Cl माइनस बनाता है सिंपल क्यूबिक लैटिस, क्या बनाता है, और जो आपका CS प्लस है वो जाता है बॉडी सेंटर पर, यानी क्यूबिकल वॉइड में। कौन सी वॉइड में जाता है, अगर आपको NaCl याद है ना तो आप CSCl अपने आप रीड कर सकते हो। बताओ Na प्लस और CS प्लस साइज का ऑर्डर क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। CS प्लस इज द लार्जेस्ट कैटायन ऑफ द पेरियोडिक। तो CS प्लस का साइज क्योंकि बड़ा है, अब आप देखो Na प्लस छोटा कैटायन था, वो जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो CS प्लस तो बड़ा कैटायन है, वो उससे भी बड़ी वॉइड में जाएगा। बताओ ऑक्टाहेड्रल से बड़ी वॉइड कौन सी थी, ये थी ऑक्टाहेड्रल, उससे बड़ी कौन सी थी, क्यूबिकल। देखो ये क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। तो देखें Cl माइनस, और यहां पे कौन आएगा, CS प्लस। तो बताओ ये आ गया। अब पहले तो निकाल लें नंबर ऑफ एटम्स। बताओ नंबर ऑफ CS प्लस, एक 8 CS तो एक बॉडी सेंटर पे आ रहा है। बताओ नंबर ऑफ Cl माइनस, 8 × 1/8 वो भी एक। तो बताओ यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ एक CS प्लस को कितने Cl माइनस सराउंड कर रहे हैं, 8। और बताओ एक Cl माइनस को कितने सराउंड करेंगे, देखो ये Cl माइनस है, बताओ ये कितने क्यूब्स का पार्ट होगा, 8। और हर क्यूब के सेंटर पर एक CS प्लस बैठा होगा, तो इसको भी कितने सराउंड कर रहे होंगे, 8। इसको हम बोलते हैं 8:8 टाइप। 1:1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो 6:6 कौन हो गया, NaCl टाइप। 8:8 कौन हो गया, CSCl टाइप। बोलो समझ पा रहे हो। चलिए Z आ गया, ये आ गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस, तो आपको दिख रहा है ये तीनों किसके अलोंग टच करेंगे, बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो ये CS प्लस मान लो, ये Cl माइनस, और ये Cl माइनस। तो ये लेंथ किसकी इक्वल हो गई, √3a। बताओ √3a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ CS प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। लिख सकता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन का तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए एक और चीज, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है। 6:6 टाइप, 8:8 टाइप। 4 कहाँ गया, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो 6:6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8:8। भाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, प्रेशर बढ़ाओगे तो एटम्स पास में आएंगे। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा, इसलिए 8:8 टाइप में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी होते हैं। ये दो आपको याद रहने ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और बता रहा हूँ, बड़ो याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, बट ये दो तो आपको एटलीस्ट याद रहने ही चाहिए। देखो होती है थर्ड, फ्लोराइड। फ्लोराइड होता है CF2 एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ कैटायन 1 है, एनायन 2 है। एंटी फ्लोराइड में क्या हो जाएगा, कैटायन 2 हो जाएंगे और एनायन 1 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, उल्टा हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखना, ये फ्लोराइड जो है CF2 टाइप, इस स्ट्रक्चर में स्पेशल क्या होता है। अभी तक आपने देखा पैकिंग कौन बना रहा था, एनायन। कौन बना रहा था, यहां पर क्या होता है, F माइनस छोटा एनायन है, तो यहां पे पैकिंग कौन बनाएगा, Ca2। तो ये बनाता है FCC लैटिस, कैटायन लैटिस बना रहा है। और F माइनस, अब आप देखो
F का नंबर Ca का डबल है, तो डबल तब होता है जब वो कौन सी वर्ड ऑक्यूपाई कर लेगा, टेट्राहेड्रल। कौन सी? F माइनस चला जाता है सारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। इनको देखो और जाने दो, याद नहीं रखना है, याद ये दो ही रखने हैं बस। मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, देख लेना। तो ये बन गया Ca2 प्लस FCC लेटिस में जाएगा, F माइनस जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड में। तो एक बार देखो अगर मैं बनाऊं अरेंजमेंट, लाइक दिस, तो ये सारे आपके कौन से आयन होंगे, Ca2 प्लस आयन्स होंगे। ठीक है, बताओ F माइनस कहां पर आएंगे, हर बॉडी डायगोनल पे होगा एक F माइनस, होता है ना बॉडी डायगोनल के सेंटर पे होगा ना। तो नंबर ऑफ Ca2 प्लस निकालो तो वो भी आएंगे 4, और नंबर ऑफ F माइनस निकालो वो कितने आएंगे, 8। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, CaF2 होल 4। बताओ Z की वैल्यू 4 आ गई, आएगी नहीं आएगी? हाँ ना तो बोल दो। हाँ, ऐसे थक गए आप तो अभी से ही। अच्छा बताओ रेडियस ऑफ Ca2 प्लस F माइनस में क्या रिलेशन होगा, चलो बताओ, जगाते हैं आपको थोड़ा सा। देखो ये दोनों टच कर रहे होंगे यहाँ, ये F माइनस और ये Ca2 प्लस, और ये डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ √3a/4। बताओ √3a/4 किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ Ca2 प्लस प्लस रेडियस ऑफ F माइनस। ठीक है, अच्छा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस। छः 6 8 एंड 4, 8 किसका, वेरी गुड, इसका आएगा 8, इसका आएगा 4। देखो F माइनस का तो बड़ा ही आसान है, बताओ F माइनस कौन से वर्ड में जा रहा है, तो टेट्रावर्ड में 4 एटम को ही टच करेगा तो टेट्रावर्ड में 4 हो गया। Ca2 प्लस, देखो बॉडी डायगोनल पे आ रहा है, एक बॉडी डायगोनल पे कितने F होंगे, 2। इस कॉर्नर से 4 बॉडी डायगोनल पास होंगे टोटल, और हर एक पर F माइनस होगा, होगा नहीं होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ये कॉर्नर है ना, तो ये 8 क्यूब का पार्ट है, तो इसमें से टोटल कितने डायगोनल पास होंगे, 4 बॉडी डायगोनल पास होंगे, और हर बॉडी डायगोनल पे 2 F माइनस प्रेजेंट है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपको बनाकर पूछ सकता है, ध्यान रखना, मतलब रटना नहीं है, समझा दिया मैंने कैसे देखते हैं। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, किसी को डाउट है, नहीं है, समझ में आ गया? चलिए एंटी फ्लोराइड में बस नाम उल्टा हो गया, यहाँ एनायन लैटिस बना रहा है और कैटायन कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल पर। ये देखो एक और जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड में क्या होता है, H2 माइनस तो जाता है, बनाता है FCC लैटिस, और जो आपका Zn2 प्लस है ये 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। ये आपको कभी कभी ऑल्टरनेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप देखोगे कि आधी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होती है और आधी नहीं होती है। ठीक है, तो आप H2 माइनस का नंबर निकाल लो, नंबर ऑफ H2 माइनस वो कितना आ जाएगा, 4, और नंबर ऑफ Zn2 प्लस 8 वॉइड होती है, उसमें सिर्फ आधी ऑक्यूपाइड है, कितना हो गया, 4। इसके लिए भी Z कितना आ जाएगा, 4। एक चीज, अच्छा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि डायमंड की सेम स्ट्रक्चर होती है,
डायमंड हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बस वहां पे क्या होता है, डायमंड में कोई और तो होता नहीं, कार्बन ही कार्बन है, तो कार्बन ही क्या बनाता है, FCC लैटिस, और कार्बन ही क्या ऑक्यूपाई करता है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो इन अ यूनिट सेल, बताओ कितने होंगे, 4 तो यहां से प्लस हाफ इंटू 8, कितने आ जाएंगे, 8। तो डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 8। एक चीज, अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर इस यूनिट सेल की एज लेंथ a है तो बताओ रेडियस ऑफ कार्बन एटम कितनी होगी, बताओ। चलिए तो देखो बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बताया कार्बन ही FCC लैटिस बना रहा है, कार्बन ही किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, FCC लैटिस के अंदर यहां भी कार्बन होगा सब जगह पर, और यहां टेट्राहेड्रल वॉइड में भी क्या होगा, कार्बन होगा। लेकिन एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड होती है, तो 2 में से एक ऑक्यूपाइड होगी और एक क्या होगी, अनऑक्यूपाइड। तो 2 कार्बन एटम्स यहीं पे टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है, सो √3a/4। सो दिस √3a/4 शुड बी इक्वल टू RC + RC। बताओ रेडियस ऑफ कार्बन एटम कितनी हो जाएगी, √3a/8। कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ आयनिक क्रिस्टल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है NaCl एंड CaCl टाइप, उसके अलावा तो बाकी आप कर सकते हो। तो देखें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो, अगर पुराने कुछ सालों में आया हुआ तो मैं आपको बता देता हूं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, जे एडवांस 2018 कह रहा है कंसीडर एन आयनिक सॉलिड MX which has NaCl type structure. Construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following the sequential instructions given below. ठीक है, तो आपको कुछ कुछ काम करना है। पहला, remove all anions except central one। दूसरा, replace all FCC cations M by anions X। तीसरा, remove all corner cation M। Fourth, replace the central anion with cation M। फिर आपको नंबर ऑफ एनायंस अपॉन नंबर ऑफ कैटायंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। NaCl स्ट्रक्चर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, NaCl में हमने सीखा कि Cl - FCC बनाता है Na+ वॉइड में, उल्टा भी हो सकता है, मतलब Na+ FCC बना सकता है और Cl- किस में जा सकता है, वॉइड में। ये सिर्फ NaCl के अंदर सुविधा है और किसी में नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। ये कह रहा है MX टाइप है, रिमूव ऑल एनायंस एक्सेप्ट सेंट्रल वन, रिप्लेस ऑल FCC कैटायंस। मतलब इसने माना है कि इस स्ट्रक्चर में कैटायन तो क्या बना रहा है, FCC लैटिस। ठीक है, तो ये सब M+ हैं कैटायंस। येलो कलर कैटायंस के लिए यूज कर लेते हैं। और
एनायंस कहाँ पर जाएंगे, एक एनायन तो आएगा यहाँ पर X माइनस, और बाकी सारे एनायंस कहाँ पर आएंगे, H के सेंटर पर। ये हो गया NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ये X माइनस। कह रहा है रिमूव ऑल एनायंस एक्सेप्ट सेंटर वन, हटा दिया भाई साहब, तो सारे X माइनस गायब हो गए, अब तो एक ही X माइनस बचा है। ठीक है, रिप्लेस ऑल FCC कैटायंस बाय एनायंस। ठीक है, तो कैटायंस को बना दो एनायंस, फेस वालों को बना दिए। रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायन, हाँ FCC कैटायंस को बोला ना, रिप्लेस ऑल FCC कैटायंस बाय एनायंस। फिर कह रहा है रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायंस, ठीक है हटा दिए। फिर रिप्लेस द सेंट्रल एनायन विद कैटायन, सही है। चलिए तब क्या क्या बचा, तो देखो नंबर ऑफ एनायन X तो कितने आ गए, 6 × 1/2 दैट इज 3 आ गए। कैटायंस कितने आए, रिप्लेस ऑल FCC कैटायंस बाय एनायंस कर दिया, रिमूव ऑल, रिप्लेस सेंट्रल एनायन विद M, तो M यहाँ पर आ गया, बाकी तो M और कहीं है नहीं, तो एक ही आया बस, तो क्या बन जाएगा 1/3। उल्टा पूछा क्या, अच्छा ना, तो 3/1 आंसर है, 3 आ गया आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, लाहौल बिला कुव्वत, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तीन आंसर आ रहा है, हाँ तो आंसर तो आएगा ना, परंतु एडवांस क्वेश्चन है, बस देख लो अब आप, और तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, कर लोगे ना। चलिए, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन से डील कर सकते हो, बस आपको नाम दे देगा इस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो फिर आपको उसी अरेंजमेंट को फॉलो करना है। चलिए मूव करते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पर, दैट इज डिफेक्ट्स। क्या होता है, डिफेक्ट्स। तो देखें डिफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक आपने सीखा कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो अगर कहीं पर भी इर्रेगुलरिटी क्रिएट हो गई तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। अगर कोई एक एटम मिसिंग हो तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी एक रो मिसिंग हो तो उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे डिफेक्ट में कौन है, सिर्फ हमारे डिफेक्ट में नहीं, सॉरी हमारे सिलेबस में कौन है, पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहता है, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रैंकल और दूसरा शॉर्टकी। सो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट याद तो आपने बहुत बार किए होंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टकी मतलब शॉर्ट, शॉर्टकी मतलब कुछ कमी आ जाती है शॉर्टकी के अंदर, फ्रैंकल में कोई कमी। तो देखो क्या होता है, फ्रैंकल में एक कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज अंदर की साइट, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे मान लो आपके पास ये लैटिस बना हुआ है A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, यहाँ बनेगा B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, फिर से यहाँ पे कौन आ गया, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। यहाँ क्या होगा, कैटायन अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ देगा और उसके बाद यहाँ बीच में किसी इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकी में क्या होगा, जोड़े में मिसिंग होंगे, कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन पेयर।
हाँ, या फिर अब पेयर का मतलब क्या है, ये ज्यादा अच्छा टर्म है, रेशियो, सेम रेशियो। पेयर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो क्रिस्टल है A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, तो आप इसे शॉर्ट की छोड़ की डिफेक्ट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कैटायन और एक एनायन पेयर में छोड़ के चले जाएंगे, तो शॉर्ट की को छोड़ के डिफेक्ट याद रखा करो, तो उससे आपको याद जाएगा एक में छोड़ गई और एक में कहीं पे भी नहीं गई, यहीं पे रह गई। तो अभी देखो दोनों पे चार्ज सेम है, +1 -1, तो 2 गायब हुए। मान लो कैटायन पे चार्ज होता +2, तो अगर एक कैटायन जाता तो वो 2 को साथ में लेके जाता। बताओ, एक से पेट नहीं भरा, 2 को लेके जाता। यहाँ एक नहीं मिल रही लोगों को, है लोग एक को भगाने के चक्कर में परेशान है। भगाने की प्लानिंग खुद करते हैं, भाग किसी और के साथ जाती है। चलिए, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में ध्यान रखना, आयंस पेयर में मिसिंग होते हैं, और पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहनी चाहिए, मेंटेन। अब आप देखो, यहाँ कैटायन अपनी जगह से तो गया लेकिन लैटिस से नहीं गया, तो यहाँ पर लैटिस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। घर से निकले पर मोहल्ले में रह गई, और यहाँ तो शहर ही छोड़ दिया। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, दोनों आयंस मिसिंग है, तो यहाँ पर क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और आप ये ध्यान रखना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि शॉर्ट की डिफेक्ट is more commonly observed as the energy required to create it is less। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व होता है क्योंकि इसको क्रिएट करने जो एनर्जी चाहिए होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, कम। अच्छा, एक और चीज, शॉर्टकी और फ्रेंकल कौन शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट वो शो करते हैं शोन बाय क्रिस्टल्स इन विच साइज या इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑफ approximately same size। सही है। चलिए, तो जब कैटायन एनायंस सेम एज के होंगे तभी तो जाएंगे, है ना, पर आजकल तो कुछ भी हो सकता है। जब कैटायन एनायंस सेम साइज के होंगे तो लैटिस को आसानी से लीव करके जा सकते हैं। यहां पर देखो, कैटायन को कहीं नहीं जाना है, कैटायन को बस बीच वाली साइड में, तो अगर एटम साइज में बड़े होंगे एनायंस तो उनके बीच का गैप भी क्या होगा, ज्यादा, तो कैटायंस को क्या कर सकता है, आसानी से ऑक्यूपाई। तो फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें होता है जहां पर कैटायन की साइज एनायन के साइज से रिलेटिवली क्या होती है, कम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जैसे शॉर्ट की जनरली ZnS इन सब में होता है, ये आपके पास फ्रेंकल जो है वो AgCl इन सब के अंदर होता है। और एक क्रिस्टल आपको ध्यान रखना है, AgBr। AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की भी और, तो ये 3 पॉइंट आपको मेनली याद रखना है, शॉर्ट की, फ्रेंकल। शॉर्ट की में कैटायन आयन पेयर में मिसिंग होता है, फ्रेंकल में अपनी जगह छोड़कर लैटिस में बैठ जाता है। शॉर्ट की में डेंसिटी डिक्रीज हो, शॉर्ट की शॉर्ट हो गई, डेंसिटी शॉर्ट हो जाती है, फ्रेंकल में कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट की मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड है, फ्रेंकल मोर कॉमनली ऑब्जर्व नहीं है। शॉर्ट की वहां शो होता है जहां पे कैटायन आयन का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो, सेम। फ्रेंकल आपको दिख ही रहा है, एनायन छोटी साइड में, मतलब एनायन इंटरस्टिशियल साइड में तब जाएगा, सॉरी कैटायन, जब एनायन क्या होंगे, बड़े साइज के। तो कैटायन का साइज एनायन से बहुत छोटा है तो वो अपने लैटिस में ही बीच में जाकर बैठ सकता है। ठीक है, यहां पर देखो रेशियो सेम मेंटेन्ड है एटम्स का, इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है।
दूसरा होता है आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल का मतलब हमारा यहां पे कैटायन से है, तो अगर लैटिस में कैटायन ज्यादा हो जाए और एनायन कम हो जाए तो उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस। एनायन ज्यादा हो जाए कैटायन कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। इनको शो करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, बताओ कौन एक्सेस में चाहिए? मेटल एक्सेस में चाहिए। तो क्या होगा, एक एनायन लीव्स इट्स लैटिस साइट and comes out of crystal, and to maintain electrical neutrality electrical पूरा ही लिख लो, an electron occupies its vacancy। तो यहां पर क्या होता है, जो एक एनायन होता है वो अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ता है। जैसे आप NaCl को हीट करो सोडियम वेपर्स में, किस में हीट करोगे? तो ये NaCl का क्रिस्टल बना रहा हूं मैं एक बार के लिए, छोटा सा एक पार्ट, सिर्फ आपके समझने के लिए बस आसान रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप इसे सोडियम वेपर के साथ हीट करोगे तो सोडियम वेपर क्या होंगी, बदलेंगी Na+ गैस में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। अब क्या होगा, ये Cl- कोई भी एक, ये Cl- अपनी जगह छोड़कर जाएगा Na+ से मिलने। ठीक, और जैसे ही यहां से गया, देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो जब भी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं सिस्टम की, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहनी चाहिए, मेंटेन। तो उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आके यहां बैठ जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये जो आपका लैटिस है ये कलर्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलर्ड। क्या ये इलेक्ट्रॉन है? अब वो जो आप पढ़ते हो इनॉग्री में पढ़ा है अपन ने, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, विजिबल रीजन में हुई तो आपका दिखाई देगा कलर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कलर देता है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर नाम कहां से आया? फर्बेनजेंटर से। फर्बेनजेंटर एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम कलर सेंटर होता है, इसलिए हम इसको कलर सेंटर बोलते हैं या फिर एफ सेंटर बोलते हैं। तो जब भी क्रिस्टल में ऐसा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है वो उस क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करता है। तो इसीलिए NaCl नॉर्मली कैसा होता है? वाइट, लेकिन हीट करने पर NaCl कैसा हो जाता है? येलो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्रिएट हो जाता है? एफ सेंटर। तो कौन से डिफेक्ट की वजह से होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका इसी को शो करने का, इसमें क्या होगा कि अ कैटायन एन एक्स्ट्रा कैटायन, क्योंकि मेटल एक्सेस में होना चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा अच्छा एक और चीज छोटी सी आपको है ना, कलर याद होना चाहिए। NaCl को हीट करने पर क्या हो जाता है? येलो। अगर आप LiCl को हीट करोगे तो वो जाएगा पिंक। अगर आप KCl को हीट करो तो वो जाता है वॉयलेट, लाइलैक। वो याद है फ्लेम टेस्ट, लीना के बापू का स्कूटर कार रेड, गए विलायत ABC पढ़ने, सिखाया था ना। तो वहां पर लिथियम का लिखा था कार्माइन रेड, तो कार्माइन रेड एक्चुअली पिंक जैसा ही होता है, इसलिए LiCl का फ्लेम टेस्ट पिंक, KCl का था लिलैक या वॉयलेट, और सोडियम का था गोल्डन येलो। तो उसी से आप इसको याद रख सकते हो, हीट करने पर ये कलर शो करेगा। सही है। यहां देखें, एक एक्स्ट्रा कैटायन विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी electrons will occupy adjacent या फिर neighboring sites। तो adjacent sites पे कौन आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे ZnO, जब आप ZnO क्रिस्टल को हीट करते हो तो आपको Zn2+ मिलता है,
प्लस हाफ O2 गैस मिलती है और 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। तब ये Zn2+ बना, ये क्या करेगा, Zn2+ एक क्रिस्टल में घुस जाएगा, O2- Zn2+, फिर से यहाँ बनेगा O2-, यहाँ बनेगा Zn2+, यहाँ बनेगा O2-, और अब एक Zn2+ आके यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई ना, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोस की साइड में आ जाएंगे। अब फिर से देखो 2 F सेंटर क्रिएट हो गए, बताओ क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, कलर्ड। तो ZnO को हीट करने पर ZnO सॉलिड, ये भी कैसा होता है, वाइट। हीट करने पर ये भाई साहब भी कैसे हो जाते हैं, येलो। तो अगर किसी क्रिस्टल को हीट करने पर वो कलर बदल रहा है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होगा, ऐसे देखो होता है मेटल डेफिशिएंसी। इसका एक ही तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है। इसका एक ही तरीका है, मेटल डेफिशिएंसी। बताओ इस बार क्या होगा, मेटल का नंबर कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, अ कैटायन इज मिसिंग from lattice, and to maintain electrical neutrality other cations increase their oxidation state। देखें जैसे मैं एग्जांपल लूं FeO का, समझना बड़ा ही आसान है और यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी आपको। मान लो यह है Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। समझ गए ना आप? तो ये एक लैटिस बन गया। अब यहां से क्या हो, एक Fe2+ गायब हो जाए, और भैया एक Fe2+ गाते होते ना 2 यूनिट का चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है नहीं, तो अब क्या करेंगे, बचे हुए Fe2+ अपने नए रूप में आएंगे, Fe3+, Fe3+, बाकी सारे अभी भी Fe2+ ही बने रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक जो गया उसकी भरपाई क्या कर लेते हैं, बाकी बचे हुए कर लेते हैं। +2 चार्ज गया तो बाकी ने अपनी वैलेंसी बढ़ाई, कितनी कर ली, +3। मेटल डेफिशिएंसी, देखो कैटायन कम हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट सिर्फ वो शो करेंगे जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, तो अगर वो अपनी ऑक्सीजन नहीं बदल पाएगा तो ये डिफेक्ट होगा ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस डिफेक्ट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड व्हेन cation can show वेरिएबल वैलेंसी। बताओ क्या ZnO ये डिफेक्ट शो कर सकता है, नहीं, क्योंकि जिंक की एक स्टेट होती है +2। CuO कर सकता है, हाँ, कॉपर +1 +2 दोनों शो करता है। NiO कर सकता है, NiO, हाँ, निकल +2 +4 दोनों शो करता है। तो जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है वो इस डिफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो 3 आपके डिफेक्ट है जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मेरी बात याद रखें, किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर वो कलर बदल दे तो उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। समझ गया ना, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और ये एक स्पेशल है, इसमें आपसे ऐसे कभी नहीं पूछा है, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो या कैन शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी है वो ये डिफेक्ट शो कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। चलिए एक और आखिरी टॉपिक, ये हो गया कॉपी, नहीं हुआ, हो गया ना, उड़ा दूं? चलिए ये एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, इनको हमेशा आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो आप जानते हो, ये आप जानते हो एक सब्सटेंस के अंदर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो आपके पास 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और आपके पास क्या आते हैं, फेरी मैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, नॉर्मली तो सारे डोमेन्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो सारे डोमेन्स क्या आ जाते हैं, सेम डायरेक्शन में, और उसके बाद वो इसी डायरेक्शन में क्या रहते हैं, अलाइन रहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे आपके पास Fe, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2, ये सभी एग्जांपल्स आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं आपके पास, फेरोमैग्नेटिक। एंटीफेरो में क्या होता है, जो आपके डोमेन्स हैं वो इक्वल और अपोजिट नंबर में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करेगा। सब्सटेंस ओवरऑल कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक। इसका एग्जांपल याद रखना MnO। ये थोड़ी सी रटने वाली चीजें, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना। और फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन तो होते हैं पर उनका नंबर क्या होता है, अनइक्वल। यानी ओवरऑल कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और जैसे आपके पास ये होते हैं FeMg, Fe2MgO4, Fe2ZnO4, इनको हम बोलते हैं फेराइट्स। क्या बोलते हैं, तो ये सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे होते हैं, नेचर में फेरी मैग्नेटिक होते हैं। तो फेरो और फेरी दोनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर एंटी फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो एक बार आप NCERT पढ़ लेना, सॉलिड स्टेट, लास्ट पार्ट, लास्ट पेज, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। एक और छोटी सी चीज, इसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या, कंडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन अप्लाइंग प्रेशर या स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने पर अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे या कंडक्ट कर दे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। लाइटर देखे आपने, लाइटर कौन से वाले, देखो हंसने लग गया, गैस जलाने वाले। हाँ मुझे पता है आप कौन सा वाला बोल रहे थे। हाँ वो वाला भी सेम ही है, गैस तो होती है पर आग क्यों लगती है, क्यों होता है स्पार्क, तो दो फ्लिंट के बीच टकराता है तो स्पार्क क्यों होगा, स्पार्क तो हुआ ही नहीं। अरे एक्चुअली वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है। वो जो लाइटर पे आप देखो ना, लाइटर पे एक छोटा सा काला सा वो लगा होता है पत्थर, देखना उस पर वो स्ट्राइक करता है, जो उसका वो स्विच होता है वो लोहे का, जैसे वो स्ट्राइक करता है तो उस पत्थर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस लगता है, फोर्स लगता है, उस फोर्स से वहाँ पर क्या होता है, स्पार्क एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। वरना मैं लाइटर की बात करता ही क्यों, एक्चुअली वो क्वार्ट्ज होता है। क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो भी आपके घर पे लाइटर होते हैं, गैस जलाने वाले या सिगरेट जलाने वाले लाइटर्स होते हैं, तो इन सभी के अंदर क्या होता है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। बहुत खुश हो रहे हो, मतलब कुछ छुपा हुआ है राज यहाँ पे। तो जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है उस पर स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट करता है, और इसी वजह से क्या होता है, वो जो गैस तो निकलती रहती है, जैसे वो स्ट्राइक करता है चिंगारी होती है, आग लग जाती है और आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, पायरो का मतलब होता है हीट करना। तो अगर किसी चीज़ को हीट करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को। चलिए, तो यहीं पे खत्म होता है अपना एक और चैप्टर जिसका नाम था ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जो भी थी, इंपॉर्टेंट क्या, सब कुछ ही मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब आप एक बार इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास मटेरियल है ही। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास और स्टार्ट करेंगे विद आवर नेक्स्ट चैप्टर।